गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। आज का अपना जो टॉपिक है वो है आईयूपीएसी पद्धति। देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में, और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में अपन ने रूट पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे आईयूपीएसी पद्धति के बारे में। तो अपन आज यहाँ चर्चा करते हैं कि आईयूपीएसी पद्धति क्या है, इसके द्वारा यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिक जो है उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करें तो आईयूपीएसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो रसायन से संबंधित जो कार्य होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखती है। हम यहाँ नामकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो नामकरण की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्य जो पद्धति है वो आईयूपीएसी पद्धति है। इसकी अगर हम बात करें तो 1892 में जिनेवा के अंदर इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। आईयूपीएसी की जो स्थापना है वो 1892 में जिनेवा में की गई थी, और आईयूपीएसी के द्वारा सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण किया गया और जो प्रदर्शन किया गया कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो सबसे पहले नामकरण जो किया गया वो 1945 में किया गया। 1945 में सर्वप्रथम आईयूपीएसी द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया। तो बच्चों यहाँ पे अपन देखते हैं 1892 में इसकी स्थापना जिनेवा में हो गई थी। 1945 में सर्वप्रथम आईयूपीएसी के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया। अब हम चर्चा करते हैं कि जो आईयूपीएसी है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। इसको अपन यहाँ लिखते हैं। तो आईयूपीएसी जो संस्था है उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी जो संस्था है, इस संस्था का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये संस्था का पूरा नाम है बच्चों, इसको याद रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ अपन ने तीन चीज देखी है। 1892 में जिनेवा में इसकी स्थापना हुई। 1945 में आईयूपीएसी के द्वारा सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम चर्चा करते हैं कि जो आईयूपीएसी पद्धति है वो हाइड्रोकार्बन यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से करती है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करने से पहले इससे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अपन ने बात की थी जब अपन रूट पद्धति पढ़ रहे थे कि कार्बन श्रृंखला में उपस्थित जो कार्बन की संख्या होती है उसके लिए एक निश्चित संख्या का उपयोग किया जाता है। अब ये जो संख्या है उसको पुरोलगन के रूप में लिखा जाता है। उसको अपन एक बार यहाँ नोट कर लेते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या, और यहाँ पर नोट करेंगे कार्बन की संख्या के लिए पूर्वलगन के बारे में अपन ने पहले चर्चा की थी। ये पूर्वलगन होते हैं आपके हिंदी के उपसर्ग के समान। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ कार्बन की संख्या जब 1 होती है तो अपन उसको बोलते हैं मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसको अपन बोलते हैं एथ। कार्बन की संख्या 3 होने पर उसको कहा जाता है प्रोप।
और कार्बन की संख्या 4 होने पर इसे कहा जाता है ब्यूट। कार्बन की संख्या जब 5 होती है तो ये कहलाता है पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो ऐसी स्थिति में इसे बोलेंगे हेक्स। और जब कार्बन की संख्या 7 होती है तो इसे कहा जाता है हेप्ट। जब कार्बन की संख्या 8 हो जाती है तो इसे अपन बोलते हैं ऑक्ट। और कार्बन की संख्या 9 होने पर नॉन। और कार्बन की संख्या जब 10 रहती है कार्बन श्रृंखला में तो इसे डेक कहा जाता है। देखो बच्चों, इससे आगे भी कार्बन की संख्या को पूर्व लग्नों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में यहीं तक है तो अपन ज़्यादा चर्चा आगे नहीं करेंगे। केवल 10 कार्बन तक की जो संख्या है उसी के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो इसको याद रखना है, आपको नोट कर लेना है कि कार्बन की जो संख्या है उसके लिए पूर्व लग्न जो प्रयुक्त किया जाता है वो क्या होता है। इसे याद करना है मैथ, एक्ट, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इस प्रकार से ये जो संख्या है उसका प्रदर्शन के लिए जो पूर्व लग्न प्रयुक्त किया जाता है उसको आपने नोट कर लेना है। अब हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब हम चर्चा करते हैं आगे कि ये तो हो गया आपके कार्बन के लिए आवश्यक पूर्व लग्न। और अब हम देखते हैं कि यदि कार्बन श्रृंखला में बंधों की जो संख्या होती है, बंध एकल बंध होते हैं, द्विबंध होता है, त्रिबंध होता है, तो ऐसी स्थिति में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। तो जब एल्कीन एल्काइन होते हैं तो उसके लिए आवश्यक जो अनुलग्न है उसको अपन नोट कर लेते हैं एक सारणी में। तो यहाँ अपन नोट करते हैं कार्बन 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 के मध्य बंध के लिए अनुलग्न। देखो बच्चों, कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है एकल बंध, एक होता है द्विबंध और एक होता है त्रिबंध। जब एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम उसके लिए यहाँ नोट करें तो मैं लिख रहा हूँ कार्बन कार्बन के मध्य बंध, कार्बन कार्बन के मध्य बंध। उस स्थिति में उसका जो यौगिक है उस यौगिक का नाम क्या होगा और उसके लिए प्रयुक्त अनुलग्न, प्रयुक्त अनुलग्न। देखो बच्चों, यहाँ पे जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, एकल बंध होता है, तो ये कार्बन कार्बन आपको इस प्रकार से वहाँ दिखाई देगा। इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा संतुलित होगी, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा। ऐसी स्थिति में जो यौगिक होगा वो आप पढ़ चुके हैं, वो कौन सा होगा, वो होगा आपके एल्केन। कार्बन कार्बन में जब एकल बंध होता है तो ऐसी स्थिति में यौगिक का नाम होता है एल्केन। उसके लिए जो प्रयुक्त अनुलग्न होता है वह होता है एन। प्रयुक्त जो अनुलग्न होता है वो होता है एन। दूसरे बंध की बात करें अपन यहाँ, तो यहाँ पे द्विबंध हो, कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, द्विबंध हो। द्विबंध की स्थिति में हम बात करें तो आपको कार्बन श्रृंखला में इस प्रकार से कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध दिखेगा और इसकी जो चारों बच गई जो शेष 2 संयोजकताएं हैं वो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है तो आपको पता है इसको आप क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन के लिए जो प्रयुक्त अनुलग्न है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रयुक्त अनुलग्न होगा उसका शब्दांश होगा ईन। एल्कीन के लिए प्रयुक्त अनुलग्न का शब्दांश का मतलब होगा यहाँ पे ईन होगा। और तीसरा, अगर कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य यदि त्रिबंध होता है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से वो आपको कार्बन श्रृंखला में दिखाई देगा और उसका जो यौगिक का नाम होगा वो होगा एल्काइन। इसके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। एल्कीन क्या होती है, एल्केन क्या होते हैं, इनके सामान्य सूत्र क्या होते हैं।
अपन यहाँ केवल नामकरण देखेंगे और उसके लिए प्रयुक्त अनुलग्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए अनुलग्न आएगा आयन। तो बच्चों यहाँ पे एल्केन, एल्किन और एल्काइन के लिए जो प्रयुक्त अनुलग्न है वो एन, इन और आइन है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि यदि कार्बन जो श्रृंखला है उस कार्बन श्रृंखला के अंदर क्या हो, एक से अधिक प्रतिस्थापी होते हैं। एक से अधिक क्या होते हैं बच्चों उसमें, यदि प्रतिस्थापी होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद अपन आगे देखते हैं। हाँ, तो यदि मान लीजिए आपके कार्बन श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला के अंदर समान प्रतिस्थापी एक से अधिक संख्या में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी कुछ शब्द प्रयुक्त किया जाता है और उस शब्द प्रयुक्त होने वाले शब्द के बारे में अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं दो या अधिक प्रतिस्थापी होने पर उनके लिए प्रयुक्त शब्द की बात करें, यदि एक है तो मोनो लिखते हैं अपन। यहाँ लिखते हैं प्रतिस्थापी की संख्या, और यहाँ लिखते हैं प्रयुक्त शब्द, जिसको पूर्व लगन के रूप में लिखा जाता है। ध्यान रखना, इसको किस रूप में लिखा जाता है, पूर्व लगन के रूप में लिखा जाता है। यदि एक हो तो अपन बोलते हैं उसको मोनो। साधारणतः ये एक होने पर अपन उसके आगे कुछ भी नहीं लिखते हैं, कहने का मतलब मोनो अपन नहीं लिखते हैं। अभी नामकरण करेंगे तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, तब आपको और समझ में आएगा कि ये कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। दो होने पर इसको बोलते हैं डाई, तीन होने पर कहा जाता है ट्राई, चार होने पर प्रयुक्त होता है टेट्रा, पांच होने पर पेंटा, छह होने पर हेक्सा, सात होने पर हेप्टा, आठ होने पर ओक्टा, 9 होने पर नोना और 10 होने पर डेका। ये शब्दांश हैं जो पूर्व लगन के रूप में प्रयुक्त होंगे। ये कब होंगे, जब प्रतिस्थापियों की संख्या कैसी होगी, एक से अधिक होगी। एक होने की स्थिति पे अपन मोनो लगाते हैं, लेकिन वास्तव में मोनो का प्रयोग वहाँ कम किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। दो या दो से अधिक होने पर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि प्रतिस्थापियों के नाम से पहले लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर ने दो चीज देखी है, कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर अपन जो अनुलग्न प्रयुक्त करते हैं वो लिखा है अपन यहाँ, और इसके अलावा जो प्रतिस्थापी हैं उन प्रतिस्थापी के लिए उपयुक्त पूर्व लगन की बात, दो से अधिक होने पर उपयुक्त जो पूर्व लगन है उसकी अपन ने चर्चा की है। तो यहाँ आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। फिर अपन देखते हैं कि जो प्रतिस्थापी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्रतिस्थापी जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन कुछ के जो नाम हैं वो अपन नोट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ प्रतिस्थापियों के पूर्व लगन, कुछ जो प्रतिस्थापी हैं उनके अपन यहाँ पे पूर्व लगन अपन नोट कर लेते हैं। इसका नाम बच्चों आपको पता होगा, ये एल्किल समूह है और एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता है एक को मैथ बोलते हैं और इल लगा देते हैं, तो ये हो गया आपके मैथिल।
इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। इसको अपन बोलते हैं एथिल। ये जो है इसको बोलते हैं 3 कार्बन है, एल्किल समूह है, एक वैलेंसी फ्री है और इसलिए ये क्या हो जाएगा आपके प्रोपिल। यदि यहाँ पे ये इस प्रकार से हो, इस प्रकार से ये होता है, कहने का मतलब सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है, तो ऐसे स्थिति के अंदर ये कहलाता है आपके आइसोप्रोपिल। ये आपको पता है कि ये क्या है, आइसोप्रोपिल है। आइसो समूह की अपन ने बात की थी, लास्ट वाले कार्बन से 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हों या सेकेंडरी जो कार्बन है उसकी वैलेंसी फ्री हो तो वो आइसो कहलाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। इसी प्रकार यदि ये है यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 4 कार्बन है, सॉरी 5 कार्बन है यहाँ पे 4, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पेंटिल। 5 के लिए पेंट और इल लगता ही है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटिल। इनको याद रखना है, वैसे याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आपने एल्किल समूह ढंग से पढ़ लिया है, समझ में आ गया है एल्किल समूह क्या होता है, उसका नाम कैसे रखा जाता है, तो ये आप उसको पहचान सकते हैं। ये पेंटिल हो गया और ये आपके हो गया ब्यूटिल। ब्यूटिल, तो ये आपके ब्यूटिल हो गया है। इसके अलावा अपन और देखते हैं और कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं जिनके पूर्व लग्न की बात करें तो इसको आप बोलते हो क्लोरो। इसको क्लोरो बोलोगे। ब्रोमीन जो होती है उसकी वैलेंसी फ्री हो तो इसको बोलते हैं ब्रोम। इसको बोलते हैं आयोडो। और ये जो है फ्लोरो, ये फ्लोरो हुआ फ्लोरीन वाली स्थिति के अंदर। और ये जो NO2 होता है इसको कहा जाता है नाइट्रो। ये क्या है आपके, ये आपके है नाइट्रो। तो यहाँ पे बच्चों ये जो हैं वो कुछ पूर्व लग्न हैं और इन पूर्व लग्नों के कुछ के जो नाम हैं वो मैंने यहाँ आपको प्रदर्शित कर दिए हैं। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपके साफ करके बताता हूँ आपको। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अपन। नामकरण की चर्चा अपन कर रहे थे IUPAC पद्धति में। या IUPAC पद्धति से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जिनके बारे में अपन ने चर्चा की है। IUPAC जब अपन नाम लिखेंगे उसमें ये काम में आने वाले कुछ शब्दांश हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि अपन ने चर्चा की है कार्बन की संख्या के बारे में। एक अपन ने चर्चा की है कार्बन की संख्या के लिए। दूसरा प्रयुक्त क्या है, बंध के लिए प्रयुक्त जो अनुलग्न है। तीसरा अपन ने प्रयुक्त किया है कि 2 से अधिक यदि प्रतिस्थापी होते हैं तो उनके लिए क्या प्रयुक्त होता है, प्रतिस्थापियों के लिए। और फिर अपन ने काम में लिया है कि जब प्रतिस्थापी होते हैं तो प्रतिस्थापी कौन के नाम जो होते हैं, पूर्व लग्न जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। जो IUPAC नोमेनक्लेचर है, IUPAC जो नामकरण है उसमें ये केवल आपके जो हाइड्रोकार्बन है वो 3 हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे एक एल्केन है, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है। तो अपने को जो IUPAC नामकरण पढ़ना है इन 3 ही हाइड्रोकार्बनों के बारे में चर्चा करनी है अपने को। तो अपन स्टार्ट करते हैं IUPAC नामकरण। और IUPAC नामकरण में अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्केन के बारे में। एल्केन के बारे में आपको पता है बच्चों कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है उसे अपन एल्केन कहते हैं। अब एल्केन के नामकरण के लिए हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे और साथ ही में उसके जो एग्जाम्पल है उसको भी बताते जाएंगे। तो एल्केन का जब नामकरण किया जाता है तो सबसे पहले
क्या होता है, आपको जो नामकरण करने के लिए जो यौगिक दिया हुआ होता है, जो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ होता है, उसमें सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का आपको चयन करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूं कि दी हुई कार्बन श्रृंखला में से सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले जो दी हुई कार्बन श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला में से सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। अब कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे ऐसे आपको एक कार्बन श्रृंखला दी हुई होगी और उसमें आपको क्या करना है, एक कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है, और चयन करने के दौरान सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का आपको चयन करना होता है। जैसे अपन बात करें कि यहाँ पे ये इस प्रकार से होती, ये इस प्रकार से अगर होती तो आप क्या करते हैं कि सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो चयन करने में ध्यान ये रखना है कि आप जहां से प्रारंभ हो लास्ट तक चले जाइए, ये चले गए अपन, और ये जो बाहर बच गया है ये क्या है, आपकी सीधी श्रृंखला हो गई। जरूरी नहीं ये सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, लेकिन प्रतिस्थापी उसमें से छूट जाना चाहिए। तो अपन यहाँ देखें तो ये आपके सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला ये हो गई। एक और हो सकती थी, वो ये हो सकती थी कि इधर से आके अपन इधर आ जाते, लेकिन इस स्थिति की अगर हम बात करें तो इसमें 1 2 3 और 4 कार्बन ही है, जबकि ऊपर वाली जो श्रृंखला है 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर 5 कार्बन है। इसलिए अपन इस श्रृंखला का चयन न करके कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे, जो पहले अपन ने श्रृंखला का चयन किया है उसी कार्बन श्रृंखला का अपन चयन कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का अपन चयन कर लिया है। दूसरा यहाँ अपन जो पॉइंट है वो लिखते हैं कि यदि दो कार्बन श्रृंखलाएं ऐसी हों जिनमें कार्बन की संख्या समान हो, दो कार्बन श्रृंखलाएं ऐसी हों जिनमें कार्बन की संख्या समान हो, तो उस श्रृंखला का चयन किया जाता है, उस श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी हों, जिसमें अधिक प्रतिस्थापी हों। अब मैं यहाँ आपके एक कार्बन श्रृंखला लिख रहा हूं और उस कार्बन श्रृंखला में अपने पास 2 ये आपके एक कार्बन श्रृंखला है, इस कार्बन श्रृंखला में आपको सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, और सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या कैसी हो, अधिक हो। तो अपन देखें तो 1 2
हाँ, तो अब देखिए इधर आपके सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो अपन चयन करते हैं। एक श्रृंखला है आपके पास ये, इसके अंदर कार्बन की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई। दूसरी एक और श्रृंखला हो सकती है, वो ये हो सकती है कि यहाँ से अपन चयन करना प्रारंभ करें, यहाँ तक आए और उसके बाद इसको अंदर लें श्रृंखला में और यहाँ तक ले लें। कहने का मतलब एक कार्बन श्रृंखला आपके हो गई ये ऊपर वाली, इधर से आके इधर से इधर, दोनों में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। कोई सी भी कार्बन श्रृंखला अपन चयन कर सकते हैं, दोनों श्रृंखलाएं बराबर हैं, इसमें भी कार्बन की संख्या 7 है और इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है 7 है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि कार्बन की संख्या बराबर हो दोनों ही कार्बन श्रृंखलाओं में, तो अपन देखेंगे कि प्रतिस्थापी जिस कार्बन श्रृंखला से ज्यादा जुड़े हुए होंगे उस श्रृंखला को अपन क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो देखो बच्चों, इधर से यदि हम इस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो केवल ये प्रतिस्थापी बनेगा, केवल जो ये है वो क्या बनेगा, प्रतिस्थापी बनेगा, और ये प्रतिस्थापी होगा केवल एक। लेकिन यदि हम इस श्रृंखला का चयन करते हैं तो इस स्थिति के अंदर प्रतिस्थापी हो जाएंगे 2, एक तो ये हो जाएगा और एक आपके ये बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापियों की संख्या हो गई है आपके 2। तो अपन इस श्रृंखला का चयन ना करके इस श्रृंखला का चयन करेंगे, क्योंकि इस श्रृंखला का चयन करने पर प्रतिस्थापियों की संख्या कैसी हो रही है, अपने को ज्यादा मिल रही है। तो ध्यान रखना है, यदि कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या 2 ऐसी कार्बन श्रृंखलाएं हों जिनके अंदर कार्बन की संख्या बराबर हो, तो आपको उस श्रृंखला को चुनना है जिसके अंदर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। तो मैं यहाँ आपके नोट कर देता हूँ कि आपकी जो कार्बन श्रृंखला होगी वो यहाँ पे नियम के अकॉर्डिंग कौन सी होनी चाहिए। तो आपके जो नियम के अनुसार जो कार्बन श्रृंखला होगी वो ये श्रृंखला बनेगी आपकी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये जो श्रृंखला है इस श्रृंखला का अपन चयन करेंगे, क्योंकि इस श्रृंखला की स्थिति में आपके प्रतिस्थापियों की संख्या 2 हो गई, एक ये आपके मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आगे अपन तीसरा नियम इसका नोट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं अंकन। अब अंकन के बारे में अपन यहाँ नोट करते हैं। तीसरी वाली स्थिति, अंकन, कार्बन श्रृंखला का अंकन किया जाता है। अंकन का मतलब उसको नंबर दिए जाते हैं, कार्बन की संख्याओं को नंबर देते हैं, उसे अंकन बोलते हैं। और अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से जुड़े हुए प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिले, और उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि कार्बन श्रृंखला अंकन, कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाता है जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। सबसे पहले अपने यहाँ देखते हैं कि अंकन होता क्या है। अंकन का मतलब होता है बच्चों, जैसे ये कार्बन श्रृंखला है, इस कार्बन श्रृंखला में अपने को क्या करना है, इसका नाम लिखना है। नाम लिखना है तो आपको अंकन करना होगा कि अंक गिनने होंगे कि कार्बन है कितने। तो यहाँ 1 2 3 4, ये साधारण श्रृंखला है, 4 कार्बन है, तो अपन ने काउंट कर दिया कि ये कितने हैं, 4 है। ये अंकन इधर से अपन ने कर दिया। इसमें प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं नहीं, इसलिए अपन ने सीधे ही अंकन कर दिया है। अगर मानो आपको एग्जाम्पल जो मिल रहा है वह एग्जाम्पल इस प्रकार से मिले कि ये आपके एग्जाम्पल दे दिया है, ये आपको कोई एग्जाम्पल दिया गया है।
अब ये जो है आपको एग्जाम्पल दिया गया है, तो इस स्थिति में आप देखें कि सबसे पहले आपको सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो आपने कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, ये लो, ये आपकी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब आपको इसका अंकन करना है। अंकन 1 2 3 4 आपको नंबर देने हैं। अब ये जो नंबर देने हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिस्थापी है उसको न्यूनतम अंक मिले। अब आप अंकन दो साइड से कर सकते हैं इसमें, जैसे ऊपर वाली में 1 2 3 4 दिया, इधर से भी दे सकते हैं 1 2 3 4। तो ऊपर वाली में तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो क्योंकि दोनों सेम है, प्रतिस्थापी है नहीं, तो चाहे इधर से दे दो चाहे इधर से दे दो। लेकिन इसमें अगर हम अंकन करें तो दो तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4, और नीचे से काउंट करें तो 1 2 3 4। अब इस स्थिति के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी है उसको न्यूनतम अंक मिले, उस श्रेणी से अपन उसका अंकन करेंगे। तो देखो इधर से अपन जोड़ते हैं तो ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो इस कार्बन से इधर से अंकन करने पर 2 नंबर पे आता है प्रतिस्थापी, और इधर से यदि हम देखें तो ये कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो अभी मैंने एक चीज आपको बताई कि प्रतिस्थापी वाले कार्बन को न्यूनतम अंक मिले, उधर से अंकन करना है अपने को। तो ऊपर वाला जो है वो तरीका गलत है और नीचे वाला क्या है, सही है, क्योंकि इस प्रतिस्थापी को क्या हो रहा है, न्यूनतम अंक मिल रहे हैं। 2 न्यूनतम है 3 से, इसलिए इसका अंकन अपन इधर से करेंगे। एक और एग्जाम्पल अपन यहाँ लिखते हैं। अगर ये तो साधारण एक ही जुड़ा हुआ था प्रतिस्थापी, अगर मान लो प्रतिस्थापी जो हैं वो कितने जुड़े हुए हों, आपके प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों 2, जैसे एक ये आ गया इधर और इधर अपन जोड़ देते हैं, ये लो। अब अगर हम अंकन करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन श्रृंखला ये हो गई सीधी, और इसके अंदर ऊपर से अंकन ये होगा, नीचे से अंकन ये होगा। अब आपको क्या करना है कि अंकन इधर से होगा या इधर से। ऐसी स्थिति में आपको देखो यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी हैं, ये क्लोरो है और ये है मेथिल। मैंने शुरू में जो नाम लिखाए हैं उनके आधार पे आपको पहचानने हैं कि ये कौन से प्रतिस्थापी हैं। तो आपके यहाँ पे एक तो कौन सा है, मेथिल है, और एक है क्लोरो। अंग्रेजी वर्णमाला में मेथिल M से स्टार्ट होता है और क्लोरो C से स्टार्ट होता है। ये मेथिल तो M से हो गया और क्लोरो किससे हो गया, C से। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में C आता है और बाद में M आता है। तो आपको ध्यान रखना है क्लोरो को न्यूनतम अंक मिलने चाहिए और मेथिल को चाहे कैसे भी मिले, लेकिन क्लोरो को अंक कैसे मिलने चाहिए, न्यूनतम। तो अपन इधर से देखेंगे तो जो क्लोरो वाला कार्बन है वो कितने नंबर पे आ रहा है, ये आपके आ रहा है कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, और इधर से देखेंगे तो ये आ रहा है 2 नंबर पे। तो अपन अंकन आपकी बार इधर से करेंगे ना कि इधर से। तो ऐसी स्थिति में ये क्रम आपका गलत होगा और ये क्रम कैसा रहेगा, सही। अपन फिर मेथिल को नहीं देखेंगे, क्लोरो को देखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में क्लोरो पहले आता है, इसलिए ये अंकन किया जाता है। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाता है जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। यहाँ तक सही है, आप किसी को भी दे दो अंकन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे केवल एक ही प्रतिस्थापी है तो आपको ध्यान रखना है उस प्रतिस्थापी को ही न्यूनतम अंक मिल जाए। लेकिन यदि 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो अपन देखें तो यहाँ पे क्लोरो को न्यूनतम अंक मिल गया है। अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है कि उसका अंकन करते कैसे हैं। इस क्रम में हम बात करें तो यहाँ अंकन करते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास, ये है, देखो बच्चों अपने पास ये एक श्रृंखला है। इसका शुरू से देखते हैं अपन, तो सबसे पहले सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ये अपन ने कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया है, 5 कार्बन युक्त श्रृंखला है तो चयन कर लिया है। ये भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। अब क्या है, यहाँ पे प्रतिस्थापी 3 है। ये ब्रोमो है, इसको B से स्टार्ट होगा। ये मेथिल है, ये M से स्टार्ट होगा। ये क्लोरो है, ये C से स्टार्ट होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि अंकन उधर से करना है जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो B, C और M में पहले B आता है, तो अंकन करते समय ध्यान रखना है B को न्यूनतम अंक मिले।
अब अगर हम ऊपर से अंकन करें तो 1 2 3 4 और 5, नीचे से अंकन करें तो 1 2 3 4 और 5। अब आप देख सकते हो ब्रोमो वाले कार्बन को ऊपर से अंकन करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, नीचे से अंकन करने पर 4 नंबर मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाली श्रृंखला का जो अंकन है वो सही रहेगा क्योंकि ये 2 न्यूनतम अंक है 4 से, और नीचे वाला अंकन क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो इस प्रकार से आप अंकन देख सकते हो। एक और स्थिति है बच्चों, वो ये है कि यदि आपके समान ही प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो अभी एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं और उसी के साथ स्टेटमेंट जो है वो भी लिख रहा हूं यहां। यदि आपके इस प्रकार से आए कोई कार्बन श्रृंखला, इस स्थिति में अपन देखें कि 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, अंकन किधर से करें। तो अब हम अंकन उस साइड से करेंगे जिस साइड से दोनों जो समान प्रतिस्थापी हैं उनके अंकों का योग न्यूनतम हो। कहने का मतलब इधर से ऊपर से 1 2 3 4 5, नीचे से 1 2 3 4 5। अब देखो नीचे से अपन जोड़े तो ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे, ऊपर से जोड़े तो ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। 4 और 3 कितने होंगे, ये होंगे 7, और 2 और 3 कितने होंगे, ये होंगे 5। तो न्यूनतम अंक कौन सा हुआ, ये 5 वाला हुआ या 7 वाला। तो आपको पता है 5 हो रहा है। तो अंकन अब किस साइड से करेंगे, अंकन करेंगे ऊपर से, क्योंकि जब समान प्रतिस्थापी होते हैं तो अंकन उस सिरे से किया जाता है जिधर से दोनों प्रतिस्थापियों के अंकों का योग क्या हो, वो न्यूनतम हो। तो ऐसी स्थिति में आपके ये इसका रह जाएगा अंकन का क्रम। इसके बाद अपन लिखते हैं, ये हो गया अंकन। अब हम देखते हैं जो प्रतिस्थापी देवहें होते हैं उन प्रतिस्थापियों को क्या किया जाता है, नाम लिखा जाता है। और नाम, प्रतिस्थापियों का नाम पहले लिखा जाता है। कहने का मतलब प्रतिस्थापियों का पूर्व लगन लगाया जाता है और उसकी स्थिति भी प्रदर्शित की जाती है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, अगला जो नंबर है 4 नंबर, हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों को उनके पूर्व लगन को स्थिति के साथ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले लिखा जाता है। पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन का जब नाम लिखते हैं तब, और उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके जो पूर्व लगन है उनको उनकी स्थितियों के साथ लिखा जाता है। अब कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करूं तो जैसे आपके ये कार्बन श्रृंखला है, इस कार्बन श्रृंखला के अंदर यहाँ पे आपके क्लोरो जुड़ा हुआ है, ये इसका अंकन हो गया। अंकन इधर से ही करेंगे क्योंकि इसको न्यूनतम अंक मिल रहे हैं। अब जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इस प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो जैसे अपन लिख रहे हैं ये क्लोरो है तो ये लिख दिया मैंने क्लोरो। अब क्लोरो की स्थिति लिखनी पड़ती है, 2 नंबर पे क्लोरो है तो 2 लगा के हाइपन लगाएंगे, ये 2 हो गया, फिर क्लोरो हो गया। और अब क्या कहें, अब जो पूर्व लगन है किसका, जो कार्बन की संख्या है उसको लिखा जाएगा उसके बाद, और फिर उसके बाद एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध के आधार पर अनुलग्न लगा दिया जाएगा। यहाँ हम एकल बंध एल्केन की बात कर रहे हैं तो अनुलग्न एन लगाएंगे। अपन केवल क्या कर रहे हैं, अभी पूर्व लगन का नाम लिख रहे हैं तो अपन क्या लिख देंगे, 2 क्लोरो। यदि 2 से अधिक उपस्थिति होते हैं, 2 से अधिक क्या उपस्थित हो, 2 से अधिक यदि प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या करते हैं अपन, उनका
नाम उसकी संख्या के साथ लिख देते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये आपके एग्जाम्पल है। इस स्थिति के अंदर आपको अंकन इधर से करना है 1 2 3 और 4। ये ब्रोमो है और ये क्लोरो है, तो आपको इनके नाम लिखने हैं। पहले ये ब्रोमो का लिखना है, फिर क्लोरो का लिखना है। तो आपको करना क्या है, इसकी स्थिति लिखो। पहले ये 2 नंबर पे है तो 2, फिर ब्रोमो है तो यहाँ लिखो आप 2 ब्रोमो, फिर कोमा, फिर उसके बाद आप लिखो 3 नंबर पे क्या उपस्थित है बच्चों, क्लोरो है तो इसका नाम लिख दो 3 क्लोरो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पूर्व लगनों के स्थिति के साथ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्व लगन लिखने हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगला नियम लिखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर नियम लिखने के लिए मैं साफ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसके बाद कार्बन श्रृंखला में उपस्थित, इसके बाद कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या का उचित पूर्व लगन लगाकर एल्केन का अनुलग्न क्या था बच्चों, एल्केन का अनुलग्न एन लगा देते हैं। देखो इसके साथ में एक और लिख रहा हूं मैं यहीं पे, यहाँ पे ध्यान रखना कि कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते समय शब्द व अंक के मध्य कोमा, इसको ऐसे लिखो, शब्द व अंक के मध्य हाइपन ये होता है ऐसे, हाइपन व शब्द व अंक के मध्य कोमा लगाते हैं बच्चों अपन, ऐसे लगाया जाता है। देखो मैंने आपको जो बताई है 6 बातें हैं, उनके आधार पे मैं एक श्रृंखला लिख रहा हूं और उस श्रृंखला का नाम लिखेंगे अपन। जैसे अपन लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3 और यह हो गया आपके CH3। इसका आपको नाम लिखना है। अंकन हो गया इधर से, पहला क्रम अंकन का